हेलो क्लास। हेलो क्लास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो क्लास, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो क्लास, कैन यू हियर मी? हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, दो चीज़। एक तो ये बताओ कि आपके सीआर और जीआर जो है ना, इसी उसको उनके नाम लिख कर और उनके नंबर मुझे भेजो, ठीक है ना? ताकि अगर कोई चीज़ आपको भेजनी तो ग्रुप पे भी डाल दूँ और सीआर को भी। दूसरा, अभी कोई रिमशा मुर्तज़ा हैं मौजूद इस वक्त? बेटा आपने जो मैसेज भेजा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो टाइम के हिसाब से? हेलो। हेलो। सर, आपको मैसेज किसने किया है? रिमशा मुर्तज़ा ने कि यासिर फराज के टाइम कोई बता रहा है कि ये आपका वेडनेसडे और फ्राइडे। सर, वो दूसरे टीचर की टाइमिंग है क्लास की। अच्छा, किसी और चीज़ का बता नहीं तो फिर उस वक्त, अगर इस वक्त उनका है तो मेरा कैसे हो सकता है? एक ही हो सकता है ना बेटा। मेरी तो क्लास जी अपनी सर। शेड्यूल क्लास है ना बेटा, मेरी कोई मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी रखी है। ये तो शेड्यूल क्लास है ना बेटा। ठीक है। सर, अच्छा उससे चलो। पूछ के कंफर्म कर देंगे आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, वो इस वक्त मीटिंग में है, मुझे पता है, वरना मैं उससे बात कर लेता, अभी पूछ लेता कि क्या मसला है। ठीक है ना बेटा? चलो। जी। ओके। बेटा आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए हैं? आपको जी रिकॉर्डेड सर, वो लेक्चर, अच्छा ठीक है, वो देख लो। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ये कर रहे हैं, हमने ये पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव्स तक ये कर लिया था, डिस्कस कर लिया है ना हमने, क्योंकि हमें ये ख़त्म करना है बेटा अब। ठीक है, ये हो चुका है। पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव्स, चलो मैं इसको ब्रीफली दोबारा बता दे रहा हूँ अगर नहीं है तो। In the last lecture, we have discussed the derivatives of salicylic acid, acetyl salicylic acid, salicylate, diphenonyl, salicylamide, and also the methyl acetyl salicylic acid. Methyl acetyl salicylic acid में थर्ड पोजीशन पर जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया। थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया गया, तो उसने मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज कर दिया। ठीक है। इन डायफेनोनिसिल we have got two fluoro groups, and due to these two fluoro groups the activity is increased but also the toxicity is increased। और दूसरी बात ये कि this compound is not antiplatelet aggregating agent। ठीक है ना? चलो। Then we have got para aminophenol derivatives। इनको हम क्या कह सकते हैं? They are derivatives of aniline, a coal tar derivative। Aniline itself is a potent analgesic antipyretic compound, but as we have seen in the case of salicylic acid, aniline itself is highly toxic, and the toxicity is the methemoglobinemia। बेटा ये हम कर चुके हैं पहले? नहीं, ये बताओ जल्दी से। Methemoglobinemia, the sign and symptoms include the cyanosis or blue face, that is due to lack of oxygen। होता क्या है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलेटेड फॉर्म, मिथाइलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है। जब मिथाइलेशन हो जाता है, दैट मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द साइंस लाइक साइनोसिस, दैट इज ब्लू फेस। यानी सिर्फ फेस पर नहीं है, हर जगह है, लेकिन ये हमें फेस पर नजर आ रहा है कि ब्लू फेस है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है उसके अंदर मौजूद है। दैट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ दीज डेरिवेटिव्स। इन 1886, जैसे सैलिसिलिक एसिड के साथ किया गया था, यहाँ पर भी वी हैव एडेड द एसिटाइल ग्रुप,
and we have got acetanilide. The compound is less toxic as compared to aniline, but is still very toxic, so it cannot be used clinically. In 1887, ethoxy group added on the para position of acetanilide, and we have got phenacetin. Again, this compound have got severe hepatotoxicity and nephrotoxicity, so it was also withdrawn from the market. Then we have got another compound just by simple modification or by the substitution of an hydroxyl group at the para position of acetanilide. We have got one of the most important compound, that is acetaminophen or paracetamol. Acetaminophen or paracetamol. The compound is analgesic, antipyretic, act on hypothalamus. As you know, we have discussed that acetyl salicylic acid or derivatives of salicylic acids, they have got the peripheral as well as central action. Peripheral में क्या था, they are going to inhibit the prostaglandins, और central में क्या था, they are going to act at hypothalamic region. लेकिन वहाँ पर जो हम थे, हम कहते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन में भी आपके पास जो एक्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, कॉक्स वन कॉक्स टू पे. यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किताबों में मिल रहा है कि ओके, द acetaminophen or paracetamol not acting on COX-1 or COX-2, but still we have got an option that we have got one more COX enzyme, that is COX-3, and maybe the activity is due to this COX-3, but it is still not confirmed. You can see from this slide here we have got NH2, this is aminobenzene or aniline. One H is removed, acetyl group is added, that is acetanilide. It's still toxic. Then we have got another derivative. Here we have substituted ethoxy group at para position. Phenacetin is still toxic. Then we have got paracetamol by the substitution of hydroxy group at para position. This is one of the most important compound in the analgesic antipyretic series. But you can see that in this compound, we have not got the analgesic group, acidic group. And due to lack of this acidic group, the compound is non-anti-inflammatory. एंटी एक्शन जो है वो एसिटामिनोफिन में नहीं है. एसिटामिनोफिन और पैरासीटामोल इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, but not anti-inflammatory due to non-presence, lack of acidic group in the molecule. Lack of acidic group in the molecule. हमने शुरू में कहा था कि for anti-inflammatory activity, acidic group like carboxylic, sulfonic, enolic, or equivalent to that one is required for the activity. But here we have not got any such groups. That's why the compound have not got the anti-inflammatory activity. Then we have got 3-pyrazolone and pyrazolidine dione derivative. यानी 3-pyrazolone है, एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है. पायराजोलोन 5th पोजीशन पर लगा हुआ है, और
पायरोजोलिन डायोन में यहाँ पे भी लगा होगा और यहाँ पे भी लगा होगा, दोनों जगह लगा होगा, 3,5 पायरोजोलिन डायोन। तो जो आपके पास ये कंपाउंड मौजूद था, यहाँ पर R1 और R2 पे सब्स्टिट्यूशन हुई। ये आप देख रहे हो, R1 पे CH3, R2 पे H, R1 पे CH3, R2 पे NCH3 twice, R1 पे CH3, R2 and CH2SO3 Na. We have got phenazone, we have got aminopyrine, dipyrone. All of these compounds have got the analgesic, anti-rheumatic, and antipyretic activity. But the compounds are more toxic. They have got the blood dyscrasias. What does it mean? Mainly, they have got the activity in the blood that is not desirable. They have got agranulocytosis. Agranulocytosis cause करता है, जिसकी वजह से we are not using these compounds, but still only one compound is in use. Only one compound is still in use, that is antipyrine. We have got the antipyrine. Antipyrine is used in otic preparations. Antipyrine is used in otic preparations. जो एयर से मुतालिक preparations हैं, उनमें अभी भी we are using that antipyrine. While generally the compound is not used. Then from here we have got the other derivative 3,5-pyrazolidinedione. यहाँ पे देखो, मैंने कहा था अभी 3 और 5 पोजीशन पर मौजूद है। तो क्या बन गया, 3,5-pyrazolidine डायोन, 2 कार्बोनाइल ग्रुप आ गए। इसमें भी वी हैव गॉट 2 पोजीशंस R1 and R2. The first derivative which we have got is the phenylbutazone. यहाँ पर क्या हुआ, फिनाइल में एन के ऊपर आपके यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया C6H5, और यहाँ पर जो है R2 पर, यहाँ पर आपके पास C4H9 यानी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन C 4 दफ़ा, H9 C4H9, that is butane or butyl group is here. We have got phenylbutazone, and then again we have got oxyphenbutazone. Oxyphenbutazone तमाम वही चीज़ें मौजूद हैं जो फिनाइल ग्रुप था, उस फिनाइल ग्रुप की पैरा पोजिशन के ऊपर OH लग गया। देन वी हैव गॉट C6H4OH, और बाकी ये वही रहा। सल्फीन पायरोजोन, यहाँ पर सल्फर ऐड हो गया इसके साथ। यहाँ पे जो फिनाइल ब्यूटाजोन, ये तो इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो और देख भी चुके होंगे। यहाँ पर 3 या 4 चीज़ें हैं मेन जो आपको समझनी है, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ से डेवलप कर रहे हैं। फिनाइल ब्यूटाजोन या दूसरे डेरिवेटिव्स जो इसके हैं, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, सल्फीन पायराजोन। पहली बात तो ये कि अभी अभी हमने कहा पैरासीटामोल हैव नॉट गॉट द एसिडिक ग्रुप। यहाँ कहीं एसिडिक ग्रुप नज़र आ रहा है? ना कार्बोक्सिलिक है, ना सल्फोनिक है, ना इनोलिक है, but still the compound have got the anti-inflammatory activity. Very, very good, excellent anti-inflammatory activity is there. Why? हमने उसमें एक और टर्म इस्तेमाल की थी, और इक्विवेलेंट, हेयर इट इज इक्विवेलेंट। यहाँ पर आपको सिर्फ एक एच नज़र आ रहा है, बट दिस एच इज आयोनाइजेबल, दिस एच इज रिप्लेसेबल। जब ये एच यहाँ पर आयोनाइज होने के बाद अगर रिप्लेस हो जाता है, तो जो अगर प्रोटोन डोनर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। व्हाट डज इट मीन, द कंपाउंड हैव गॉट द एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी दिस इज द साइट एट विच, और this is a site which is used involved in the interaction with the receptor. receptor के साथ जो है वो ये साइट एक्ट करती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इक्विवेलेंट टू दैट वन। यहाँ पर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप या सल्फोनिक या एसिडिक ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन वी हैव गॉट आयोनाइजेबल एच, और इसकी वजह से ये कंपाउंड हैव गॉट द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। इसका दूसरा एविडेंस क्या है कि ये एच जो है ज़रूरी
अगर इस H को रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप से, मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल, मे बी प्रोपाइल, then the activity, anti-inflammatory activity will be lost. It means this H is important. This H is required for the anti-inflammatory activity. This H is required for the anti-inflammatory activity. तो पहली चीज़ तो ये है इस कंपाउंड के ख़ास कि ये कंपाउंड ये सीरीज में जो एसिडिक ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद है, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये कंपाउंड जो है एब्जॉर्ब रैपिडली एंड कम्प्लीटली, और विद इन फ्यू आवर्स यानी विद इन 2 आवर्स आपके 400-600 की जो डोज है मिलीग्राम, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होने के बाद कंप्लीटली बाइंड विद द सीरम एल्ब्यूमिन, कंप्लीटली बाइंड हो जाता है विद द सीरम एल्ब्यूमिन। अब ये जो सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड हो रहा है तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक बात तो ये कि अगर डोज खुद फिनाइल ब्यूटाजोन या सल्फिन पायराजोन या ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन की बढ़ जाए तो फिर आपके पास फ्री ड्रग जो है वो अवेलेबल होगी इन द ब्लड, यानी थेरापेटिक डोज से वो बढ़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि दिस कंपाउंड फिनाइल ब्यूटाजोन और द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस वन, they are going to compete for the same binding site, that is serum albumin. They are going to compete with the same binding site, serum albumin. और वो ड्रग्स कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट सैलिसिलेट्स, वी हैव गॉट वारफेरिन, वी हैव गॉट क्यूमेरिन, tolbutamide and other sulfonamide, and so on, so on, so on. What does it mean? The compound is contraindicated with these other drugs. इन ड्रग्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे वारफरीन है, एंटी कोगुलेंट क्यूमेरीन है, एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट, ये एंटी डायबिटिक, अगर ये कंपाउंड्स हम इस्तेमाल करेंगे इनके साथ तो क्या होगा? फिनाइल ब्यूटाजोन जो है वो सीरम एल्ब्यूमिन पर इनको रिप्लेस कर देगी और ये फ्री ड्रग्स जो हैं ये अवेलेबल होंगी ब्लड के अंदर। व्हाट डज इट मीन? द थेरापेटिक डोजेज इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक डोज, द थेरापेटिक डोज इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक डोज। that's why they are contraindicated. They have got interaction with the phenylbutazone, or phenylbutazone have got interaction with these types of the drugs. दूसरा कॉन्सेप्ट मेन इसका ये है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो सबसे बड़ी वो ये है कि वी आर ऑब्जर्विंग द मेटाबॉलिक रूट मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस कंपाउंड फिनाइलब्यूटाजोन। और ये यहाँ से एक और चीज़ इम्पोर्टेंट पता चलती है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, why we are studying metabolism in the medicinal chemistry, because maybe we are going to have different metabolites which are equally potent, or maybe inactive, or maybe toxic. Here all of the metabolites of phenylbutazone are active compounds, they have got the anti-inflammatory, antipyretic, analgesic activities. सबसे पहला जो इसके अंदर आपके मेरे पास मिल रहा है वो क्या है? ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन अगर आप इसको देखो तो ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन जो चेंज है खाली यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप मौजूद है, इस फिनाइल ग्रुप के ऊपर पैरा पोजिशन पर एक ऑक्सीजन आ गया, OH आ गया, वो OH ने मिलकर क्या बना दिया? ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। ये आप जो कहते हो मेटाबॉलिज्म का फेज़ 1 में क्या है कि अगर उसकी एरोमेटिक रिंग मौजूद है, उसमें उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर वो OH ग्रुप आ गया। तो वही जो सबसे पहला इसका मेटाबोलाइट है वो क्या है? ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। ये तो हमने मेटाबॉलिज्म में देखा, but then we have selected that one, we have isolated that one and synthesized. Now we have got oxyphene butazone
एज एन इंडिपेंडेंट moiety। अब खुद बजाते खुद ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन अवेलेबल है एज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड। इंडिपेंडेंट moiety ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन इज नाउ अवेलेबल एंड यूज क्लिनिकली। तो ये हमको कैसे मिला? फ्रॉम ऑब्जर्विंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन। इसी तरीके से इसके जो दूसरे मेटाबोलाइट्स हैं, यानी हमने कहा था कि ब्यूटाइल ग्रुप या ब्यूटोन क्या था? C4 CI। जो गैमा कार्बन के ऊपर अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? गैमा हाइड्रोक्सी फिनाइल ब्यूटाजोन। यहीं पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप में या कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास जो मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कीटो ब्यूटाजोन। कीटो फिनाइल ब्यूटाजोन और कीटो ब्यूटाजोन। और इसी में एक और इसका मेटाबोलाइट होता है जिसके अंदर आखिर में आपको क्या मिल जाता है? ये ग्रुप CH2SC6H5। जब ये ग्रुप लग जाता है तो कंपाउंड बिकम यूरिकोस्यूरिक। सल्फर के प्रेजेंस की वजह से कंपाउंड बिकम मोर वाटर soluble, more acidic, and now the uricoacidic activity predominates। अब जो है एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्टिविटी जो है उसके मुकाबले में जो एक्टिविटी डोमिनेट कर रही होती है वो क्या है? यूरिकोस्यूरिक। व्हाट डज इट मीन? Uricosuric are the compounds which are used to increase the excretion of uric acid. That's why this compound is indicated in the cases of gout or gouty arthritis। गाउट के अंदर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। तो वो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड जो है उसको यूरिकोसिलिक एसिड एजेंट्स जो हैं सच एज सल्फिनपायराजोन या कॉल्चिसिन एल्क्लोराइड जो है या एलियोप्रोनॉल, these compounds are going to eliminate, to excrete out the uric acid, and they are going to reduce the level of uric acid in the blood, and hence they are called as uricosuric agent and used in the cases of gout और gouty arthritis। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसआर के हिसाब से भी और इसके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से भी आप यहाँ पर इसको नोट करते हो। यहाँ पर इसके बाद आपके पास आ जाता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को दूसरा नाम आप जो दे सकते हो कि ये आइसोस्टर है। किसका आइसोस्टर है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था और यहाँ पर जो है आपके पास ये NH2 आ गया, तो एन आइसोस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एन आइसोस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसको हम कहते हैं एन आइसोस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड के अंदर जब हम देखते हैं तो ये जो एंथ्रानिलिक एसिड मौजूद है, ये एंथ्रानिलिक एसिड में पूरा का पूरा एज सच रहता है। जो मॉडिफिकेशंस हैं वो सारी कहाँ पर हो रही हैं? एन पर। एन के ऊपर एराइल ग्रुप लग रहा है। एन के ऊपर एराइल ग्रुप लग रहा है, तो ये एन एराइल डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं। एन एराइल डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं, यानी दिस इज एन एराइल एंथ्रानिलिक एसिड के एन के एंथ्रानिलिक एसिड के एन के ऊपर
एक एराइल ग्रुप लग गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है बाकी कहाँ हो रही हैं, सारी सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो इस एराइल ग्रुप पर हो रही हैं या फिनाइल ग्रुप पर हो रही हैं, एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप पर हो रही हैं। इस पर जो इम्पोर्टेंट पोजिशन जिनको हम कहते हैं 2, 3 और 6, यानी डाई ऑर्थो दोनों पोजिशन ऑर्थो और एक मेटा पोजिशन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डायविटाइजेशन and they yield very important or efficient compounds. One of the important compounds which we have got from this series is mefenamic acid and then meclofenamic acid. देखो पहले में सैलिसिलेट्स में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट था, दूसरे में पैरामाइनोफिनोल में एसिटामिनोफिन और पैरासीटामोल था, तीसरे में पायराजोलोडीन के अंदर आपके पास फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फिन पायराजोन और ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन थे। यहाँ पर जो है आपके पास इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स दो खास हैं, वो कंपाउंड्स कौन से हैं, मेफेनेमिक एसिड और फ्लूफेनेमिक एसिड। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर यहाँ पर जो आपने एच लगाया है, ये एच जो है ये टॉक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है। मेफेनेमिक एसिड के अंदर R1 और R2, ये R1 और R2 दोनों के दोनों क्या हैं, CH3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है और R3 इज H। मोस्ट कॉमनली यूज एनर्जेटिक एंटीपायरेटिक इन सॉल्विंग वाटर, बिटर टेस्ट, कॉज नोज, ये उसके साइड इफेक्ट हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन द एनाल्जेसिक सीरीज। इन मीक्लोफिनेमिक एसिड Cl group is present at R1 and R3, वहाँ पर मिथाइल के बजाय क्या आ गया, Cl ग्रुप आ गया, और R3 पर H के बजाय क्या आ गया, CH3। CH3 इज प्रेजेंट एट R2, Cl कहाँ पर आ गया, R1 और R3 पर। इट इज़ अवेलेबल इन सॉल्ट फॉर्म जो उसको मिलती है, यूज इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड rheumatoid arthritis, muclofenamic acid. Then we have got flufenamic acid. फ्लूफिनेमिक एसिड में R2 के ऊपर CF3 मौजूद है और R1 और R3 के ऊपर H मौजूद है। मोस्ट एक्टिव कंपाउंड इन द सीरीज, but also have got most toxicity, more toxicity, most toxic compound in the series. That's why it is not used independently, always used in combination. Combination जब हम इस्तेमाल करते हैं, what does it mean, हमें डोज कम इस्तेमाल करते हैं और इसके टॉक्सिक इफेक्ट भी जो है उसके मुकाबले में कम होते हैं। तो फ्लूफेनेमिक एसिड में CF3, ये बात मैंने शायद पहले भी बताई थी कि ये जो फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप हैं, ये मेटाबोलाइट होने के बाद अलग हो जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ द कंपाउंड। जनरली in most of the cases they are responsible for the nephrotoxicity and also for hepatotoxicity, लेकिन more toxic for nephrotoxicity। तो यहाँ पर CF3 मौजूद है, तो ये अगर देगा तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये टॉक्सिक हो गया। Meclofenic acid possesses 25 times greater than mefenamic acid. The NH moiety of methanoic acid is essential for activity, replacement of NH group with OCH2S, यानी अगर यहाँ पर जो N आपके पास मौजूद था, अगर इस NH को चेंज कर दें तो activity will be reduced. Then we have got another series that are termed as aryl alkanoic acid और aryl acetic acid। देखो ये जो मॉइटी है इसको हम क्या कह रहे हैं, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है ना, तो CH3 COOH एसिटिक एसिड, CH3 में से एक H माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH2, वो जो H निकला था उसके बजाय एक और एराइल ग्रुप आ गया, लिहाजा ये क्या कहलाएगा,
एराइल एसिटिक एसिड। और जनरल टर्म में क्या होगा कि ये जो ग्रुप मौजूद है CH3 या मिथाइल ग्रुप, वो क्या कहलाता है, अल्केन्स में से है, लिहाजा हमने उसको ओवरऑल नाम दे दिया एराइल एल्केनोइक एसिड। एराइल एल्केनोइक एसिड। अब ये जो एराइल ग्रुप है, दैट में बी सिंपल एराइल और मे बी हीट्रो एराइल, मे बी हीट्रो एराइल। एराइल एल्केनोइक एसिड आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एसिड्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू एसिटिक एसिड। अब ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एराइल